नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 14 दिसंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो 9 दिसंबर यानी कि आज की सुबह दिल्ली में ठंड के साथ साथ धुंध और प्रदूषण का असर देखने को मिला। ज्यादातर इलाकों में AQI 280 के आसपास दर्ज किया गया, जो खराब से बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि उत्तरी इलाकों में ये 300 के पार होकर हालातों को बहुत खराब की श्रेणी में धकेल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 और 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे ठिठुरन बढ़ जाएगी। 9 से 14 दिसंबर तक आसमान साफ रहने से लेकर हल्के बादलों वाला रहने की संभावना है। वहीं 13 दिसंबर को पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से उत्तरी भारत प्रभावित होगा। हालांकि दिल्ली में इसका सीधा असर सीमित रहेगा, लेकिन इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं के चलते मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, उससे भी लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कड़ाके की ठंड का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है, 9 से 11 दिसंबर तक तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसके चलते सुबह और शाम कोहरे का कहर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने यह अंदेशा भी जताया है कि जो प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है कि अब मौसम के बदलते मिजाज के चलते इस प्रदूषण में कुछ कमी देखने को मिले। तो प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। तेज़ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है। तेज़ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, और आने वाले दिनों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान यहाँ पर जताया गया है, और लगातार जिस तरीके की स्थिति प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में बनी हुई थी, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये स्थिति भी बदलती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ अब देखने को मिल रहा है। प्रदूषण से भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बना हुआ था, लेकिन अब स्थितियों में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बताया जा रहा है कि तेज़ हवाओं के चलते मौसम का मिजाज बदला है, और प्रदूषण से थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिलती हुई दिखाई दी है। तो आने वाले दिनों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेज़ हवाओं ने मौसम बदल दिया है, और आने वाले समय में तापमान में और ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज़ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल की अनुपस्थिति पर जगदम्बिका पाल का हमला सामने आया है। आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब नेता सदन संबोधित कर रहे हो, तब नेता प्रतिपक्ष का सदन में उपस्थित रहना संसदीय परंपरा, मर्यादा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि कई अवसरों पर जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, तब प्रधानमंत्री खुद सदन में मौजूद रहकर उन्हें सुनते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी का सदन में ना आना
न केवल वंदे मातरम के अपमान को दर्शाता है बल्कि ये सदन की मर्यादा का भी अपमान है। मुझे लगता है वंदे मातरम जिसने न केवल ब्रिटानिया हुकूमत के उस जंग आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एक सूत्र में, जिस ब्रिटानिया हुकूमत ने इस वंदे मातरम को प्रतिबंध किया, इस वंदे मातरम के कहने वालों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 150 लोगों को, सन्यासियों को एक दिन शहीद कर दिया, ऐसे उस वंदे मातरम ने आज भी न केवल देश की आज़ादी में उसने भारत में दिलाई, बल्कि आज भारत की विकसित भारत प्रधानमंत्री के संकल्प को भी आज ये ऊर्जा है। ये कोई एक राष्ट्रीय गीत नहीं है, कोई नेशनल, बल्कि ये भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के। और ऐसी चर्चा में जब नेता सदन बोल रहे हो तो नेता प्रतिपक्ष का रहना एक मर्यादा होती, संसदीय परंपरा होती। मुझे लगता है वंदे मातरम। उधर नोएडा स्टेडियम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद महेश शर्मा की माताजी की 13वीं में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि जब मुद्दा सदन में उठाया गया तो कांग्रेस नेता उपस्थित नहीं रहे, जबकि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, जैसे देश का बंटवारा किया गया था। उन्होंने कहा कि जब देश पूरी तरह से जानता है और समय समय पर इसका जवाब भी देता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वंदे मातरम एक महामंत्र है जो राष्ट्र निर्माण की ताकत देता है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव घुसपैठियों के मददगार हैं, जबकि बीजेपी घुसपैठ के विरोध में खड़ी है। ऐसे लोग कैसे प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं? अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं पार्टी की ओर से भी, प्रदेश सरकार की ओर से भी आया था और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की। अब मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस तो वंदे मातरम के टुकड़े करने की जिम्मेदार पार्टी है। जैसे देश के टुकड़े हुए, ऐसे वंदे मातरम के भी टुकड़े करने की अपराधी है और उससे राहुल गांधी का नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं यही मानता हूं कि देश सब चीजें देखता है, समझता है और उचित समय पर उनको इसका जवाब भी देता है। आज उनको उधर मुजफ्फरनगर के मीरापुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक द्वारा थाने से बाहर निकलते ही खलनायक फिल्म के गाने पर रील बनाना भारी पड़ गया। थाने से निकलते हुए रील शूट करने पर पुलिस ने युवक की जमकर खातिरदारी की और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। मामला गंभीर मानते हुए पुलिस ने आनन फानन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति द्वारा थाने में घुसकर एक रील बनाई गई थी और जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस सोशल मीडिया पर वायरल रील का तत्काल संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को तस्दीक किया गया, जिसका नाम आमिर पुत्र समीर निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना मीरापुर पाया गया था। आज थाना मीरापुर पुलिस की एंटी रोमियो विंग के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जिसको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति द्वारा थाने में घुसकर एक रील बनाई गई थी और जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसी को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अधिवक्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से लोगों से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ने और अपने मामलों का त्वरित निस्तारण करने का आह्वान किया गया। जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां प्रतिभागियों ने लोक अदालत के महत्व को समझाया और न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में लोगों को जागरूक भी किया। वहीं मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तीर्थ स्थली शुक्र तीर्थ नगरी में हिंदू संघर्ष समिति ने एक भव्य सनातन धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें साधु संतों और 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धर्म संसद में 12 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और 2027 में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाए जाने जैसे मांगे शामिल की गई थी। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए सरकार से सभी प्रस्तावों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजकर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। हिंदू संघर्ष समिति ने कहा कि ये सभी प्रस्ताव औपचारिक रूप से सरकार को भेजे जाएंगे और इन मांगों के समर्थन के लिए प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलेगा। सनातन धर्म संसद का सफल आयोजन आज हमारे जिले की धार्मिक पौराणिक स्थली शुक्र तीर्थ में हुआ। पूरे भारतवर्ष से अनेकों पूज्य
संत महामंडलेश्वर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे प्रिय बहन नाजिया इलाही जो सनातनी मुस्लिम है, जिन्होंने 72 फिरकों के बाद 73वां फिरका अपना बनाया है, वो भी आई हमारे निमंत्रण पर। उनका भी यहाँ सम्मान सनातनियों द्वारा किया गया। हिंदुओं के अनेक बिंदुओं पर सनातन धर्म में महामंडलेश्वरों की गर्मा में उपस्थिति में यहाँ चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत वो सभी प्रस्ताव एक स्वर में संसद में पास हुए। धर्म संसद था और मुझे लगता है कि सनातनियों को एकत्रित करने के लिए और सनातनियों के दिल में, हृदय में ऊर्जा भरने के लिए ऐसे संसद बहुत होने चाहिए। 365 दिन में 365 दिन होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में बड़े तरीके से होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी मांगें रखी गई, लगभग 12 मांगें रहेंगी, जिसमें प्रमुख रूप से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ रक्षा के लिए गौ माता भारत माता हो, कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में तत्काल लागू हो और 2027 में भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, ऐसा पूरी सभा ने प्रस्ताव पारित किया। उधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरों के गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए के 29 मोबाइल बरामद किए हैं। 1 दिसंबर को बीजेपी जिला मंत्री से हुई मोबाइल लूट की जांच के दौरान नई मंडी पुलिस ने मेरठ निवासी फरहाज और सोहेल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि लूट के मोबाइल मेरठ में महफूज के घर पर छिपाए जाते थे, जिन्हें बाद में नेपाल और बांग्लादेश में सप्लाई किया जाता था। पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना महफूज की तलाश में जुट गई है। नई मंडी पुलिस ने पूरे मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर अंतर्राज्यीय गैंग पर शिकंजा कस लिया है। देखिए, दिनांक 1/12/25 को सचिन नाम के व्यक्ति द्वारा एक कंप्लेन की जाती है कि इसमें उनका मोबाइल छीन लिया गया, कुछ पैसे छीन लिए गए हैं, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज किया जाता है। अभियोग दर्ज करने के बाद जब पुलिस इसमें 6/7/25 304, 352, 317 BNS के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है। पुलिस जब इसमें पूरी टीम लगाती है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उसमें हमारी तमाम टीम लगती है। इसमें इंस्पेक्टर मंडी के नेतृत्व में CO मंडी SP सिटी के प्रशिक्षण में यह कार्य किया जाता है। तो मेरठ के 2 अपराधी पकड़े जाते हैं इसमें, जिनके नाम फराज और सुहेल हैं, और तीसरा व्यक्ति जो महफूज है, जिसके घर से ये सारी मोबाइल बरामद किए गए हैं। 1 तारीख को मेरे साथ 7:30 बजे नई मंडी थाना क्षेत्र में एक घटना हो गई थी कि मेरी गाड़ी रुकवाकर एक लड़के ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया था। आज पुलिस में मेरी रिपोर्ट हुई, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज पूरा गैंग पकड़ा है और मेरठ के वे लड़के हैं और वो उनके पास से 29 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से मेरा भी फ़ोन बरामद हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश बाबा की पुलिस है। मुजफ्फरनगर के SSP की टीम को सबको मैं बधाई देता हूँ, मंडी इंस्पेक्टर को बधाई देता हूँ, और मेरे A to Z चौकी इंचार्ज संदीप सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। SOG की टीम ने बहुत मेहनत करी है। मैं सब उन लोगों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क, मेरे फ़ोन के अलावा 28 लोगों के फ़ोन भी जो बरामद हुए हैं, उन लोगों को जब ये फ़ोन मिलेंगे तो वो लोग कितने खुश होंगे। तो मुजफ्फरनगर की पुलिस एक्टिव है। वहीं गोवा के नाइट क्लब में हुई भीषण आग की घटना के बाद नोएडा में प्रशासन और कई सरकारी विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। फायर विभाग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विभाग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें जिले के बार और रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा मानकों की जांच कर रही हैं। इस क्रम में गार्डन गैलेरिया मॉल स्थित बार का निरीक्षण किया गया, जहां सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को परखा गया। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी बार या रेस्टोरेंट में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल तक पूरे जिले में ये विशेष अभियान लगातार चलाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। देखिए, गोवा में एक दुखद घटना घटित हुई है, उसके मद्देनजर जो है कमिश्नर मैडम गौतम बुद्ध नगर से ऊपर से भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनकी चेकिंग की जाए और सारे ही रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की जाए। कोई भी उसमें रेस्टोरेंट्स को छोड़ा ना जाए और यहाँ के लोग परेशान भी ना हो। उसके मद्देनजर जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, एक्साइज डिपार्टमेंट से एक टीम तैयार करके चेकिंग कर रहे हैं और हमने कल भी 12 चेक किए थे, आज अभी हम चेक कर रहे हैं। गार्डन गैलेरिया में है, यहाँ आप जानते हैं कि 1 तारीख को भीड़ भी काफ़ी होती है, उसके मद्देनजर भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमें फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो है वो सही पाए हैं। आप पीछे देख लें, अलार्म भी वर्किंग कंडीशंस में है, सुनाई दे रहा होगा आपको।
तो हमारी इस बात पे जो है ध्यान केंद्रित है कि हमारी जो गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उस तरह की जो है घटना हमारे यहाँ घटित ना हो। लोगों को मालूम है कि 31 दिसंबर को यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और ये कार्यक्रम 2-3 दिन लगभग चलता है। तो वैसे तो प्रत्येक वर्ष हम इन सब चीज़ों को एक बार 31 दिसंबर से पहले खुद भी चेक करते हैं। इस बार एक संयुक्त टीम तत्कालिक घटना गोवा वाली है, कुछ अधिकारी की निर्देश बना दी गई है, इसमें फायर, एक्साइज और इलेक्ट्रिकल मिला के चेक कर रहे हैं किसी अप्रिय घटना को ना हो। और जिस दिन भी हम लोग रहेंगे, हालांकि 30-31 एक्साइज की टीम भी मेजर जगह पे, और प्रयास यही रहेगा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उधर नोएडा की सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 16वीं मंजिल से गिरने पर प्रियंका तिवारी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर स्पष्टता मिल सकेगी। पुलिस सोसाइटी के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि गिरने के पीछे हादसा था, आत्महत्या थी या कोई अन्य वजह। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटा रही है और इस दर्दनाक घटना के बाद सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उधर नोएडा में मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बनाए जा रहे चिल्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में बड़ा मामला सामने आया है। पिलर निर्माण के दौरान चिन्हित कंपनियों की जगह कम मानक की स्टील लगाने पर नोएडा प्राधिकरण ने निर्माण कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया है। प्राधिकरण ने न सिर्फ दोषपूर्ण स्टील को बदलवाया बल्कि गुणवत्ता मानकों की कड़ी निगरानी भी शुरू कर दी है। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड का निर्माण 892 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है और प्राधिकरण को उम्मीद है कि यह पूरा प्रोजेक्ट अगले 2.5 साल में तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तस्वीरें आपको दिखा दें। कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खास कार्यक्रम की तस्वीरें। तो जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। गोरखपुर के सैनिक स्कूल में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर के सैनिक स्कूल में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जनरल बिपिन रावत प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जनरल बिपिन रावत प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी किया गया। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर के सैनिक स्कूल की ये तस्वीरें। तो जनरल बिपिन रावत के सम्मान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।